एवरीवन वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस इन एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस 8:30 बज चुका है और 8:30 बजे डेली लगाते हो आप लोग एक सेट, ठीक है, जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग एक और सेट इसमें करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी आ जाओ क्योंकि ये सेट आपके बिहार ESI एग्जाम जो होने वाला है और बिहार SI जो मेंस होने वाला है उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम जहाँ पे भी जीके पूछा जाएगा उन सभी एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाओ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है। तो भूटान के साथ सबसे ज्यादा लंबा सीमा किस राज्य का है, तो ये है असम का, ठीक है। इन सभी का जो सीमा है वो भूटान के साथ लगता है, लेकिन असम का जो सीमा है वो सबसे लंबा है भूटान के साथ। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में पहले जीव रसायन की कृत्रिम रचना क्या है। यानी प्रयोगशाला में किस जीव रसायन का जो कृत्रिम रूप है वो सबसे पहली बार बनाया गया, तो वो कौन सा है, वो है यूरिया। कौन सा है, यूरिया। अगला क्वेश्चन है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। अगर भारहीनता की अवस्था को हम लोग देखें तो यानी भारहीनता का अवस्था क्या हुआ, वहां पे कोई भी एयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो वैक्यूम है। तो वैक्यूम के केस में मोमबत्ती का जो ज्वाला है उसका आकार कैसा होगा, तो वह आकार वैसा ही रहेगा जैसा है, उसके आकार में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे। तो ध्वनि को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए प्रतिध्वनि को यानी एको को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर का होना चाहिए, जहां से ध्वनि प्रोड्यूस हो रहा है और जो भी रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे। मैंने पहले ही बताया हुआ है, गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन जो है वो सबसे उपयुक्त उर्वरक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका निम्न के प्रयोग से। जो कंप्यूटर पहले अभी जो आप देख रहे हो, ये कंप्यूटर पहले एक एक रूम का होता था, एक रूम में पूरा कंप्यूटर का सेटअप होता था, ठीक है। और अभी तो आप इतना छोटा सा कंप्यूटर लेके हाथ में चलते हो। तो ये किसके कारण से पॉसिबल हो पाया, तो ये हो पाया है समाकलित परिपथ चिप्स यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको IC चिप भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। IC चिप के कारण ही ये पॉसिबल हो पाया है। अगला क्वेश्चन है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है। यानी 4 स्थान दिया हुआ है, इसमें से भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से संबंधित कौन सा स्थल नहीं है। सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनारा। तो कौन सा वो जगह है, वो जगह है सांची। सांची से भगवान बुद्ध का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, हिस्ट्री से आप याद रखना कि चोल झील, बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किसने किया। किसने किया, ये क्या गया था, राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल प्रथम, ठीक है। इन्होंने ही बंगाल की खाड़ी को जो चोल झील है वो करार दिया था। अगला क्वेश्चन है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख है वह है। पुरुष मेघ का उल्लेख आपको किस ग्रंथ में मिलता है, तो पुरुष मेघ का उल्लेख आपको शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। कहाँ मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में, क्लियर है। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शैल्य, कैकेयी, कुरु, पंचाल, कौशल, वैदेही, इन सारे जगह के राजाओं का भी नाम आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबुलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। पट्टा और काबुलियत इसकी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी किसके द्वारा, तो शेरशाह के द्वारा, ठीक है। पट्टा और काबुलियत की इस दोनों को आप अगर जान रहे हो तो ठीक है, नहीं तो ये समझना कि ये किसान से संबंधित है, किसान की भूमि से संबंधित है और इसको शेरशाह ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। अमीर खुसरो, देखो बहुत सारे क्वेश्चन अमीर खुसरो से बनते हैं। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, किस भाषा के वो अग्रगामी थे, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, वो है खड़ी बोली, ठीक है। अमीर खुसरो जो है खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी की भूमिका इन्होंने निभाया। देखो अमीर खुसरो का अगर बात करें तो अमीर खुसरो से बहुत सारी चीजें हैं जिससे
आपको जो जो चीजें आपको याद रहनी चाहिए, जैसे खड़ी बोली का ही अगर बात करें तो खड़ी बोली का प्रथम कवि भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, खड़ी बोली का अगर प्रथम कवि पूछा जाए तो कौन होगा? अमीर खुसरो। और आविष्कारक आप जानते हो कि अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है। और अमीर खुसरो का अगर मूल नाम का बात करें तो इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था हसन। क्या था इनका मूल नाम? इनका मूल नाम था मोहम्मद हसन। ठीक है, और इसके अलावे भी अगर और बात करें तो इन्होंने अपना जो कार्यकाल है, यानी भारत में रहना जो चालू था, वो किस शासक के समय से शुरू किया इन्होंने? तो बलबन के टाइम में। ठीक है, और बहुत सारे सुल्तानों के शासन में ये थे, टोटल लगभग 7 सुल्तानों के शासन काल में ये थे। ये भी आपसे पूछा जाता है कि कितने, तो लगभग 7। और अंतिम बार जो जिस सम्राट के कोर्ट में ये थे, ठीक है, जिसके दरबार में ये रहे, वो गयासुद्दीन तुगलक है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। और यहाँ तक टोटल बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक टोटल 7 ऐसे सुल्तान हुए जिनका इनको संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस अमीर खुसरो से आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? जल्दी बताओ। जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया गया था? किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के द्वारा। तो देखो यहाँ पे जल्दी जल्दी में आप लोग गलती मार लेते हो और तराइन का युद्ध मार लेते हो आप, ये गलत है। तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को नहीं हराया था, बल्कि पृथ्वीराज चौहान को हराया था। जयचंद को किसमें हराया था? जयचंद को 1194 में चंदावर के युद्ध में हराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हर्ष के दरबार में हुएनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? हर्ष के दरबार में, देखो हुएनसांग किसके दरबार में आया था? हर्ष के दरबार में, ये आप जानते हो, पर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसने भेजा था? ये भेजा गया था ताई सुंग के द्वारा। किसके द्वारा? ताई सुंग के द्वारा। ये चाइनीज राजा था और इसी ने हर्ष के दरबार में हुएनसांग को भेजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस हर वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को दिव्यांग जन दिवस हर वर्ष हम लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या है? किताब उल हिंद की रचना किसने की? किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, किताब उल हिंद की रचना इन्होंने ही की थी। क्लियर है? अच्छा, अल बरूनी के बारे में अगर मैं बताऊं तो किसके साथ ये आए थे? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मोहम्मद गजनवी के साथ ये भारत आए थे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने 10 साला पद्धति किसके द्वारा तैयार की गई थी? यहाँ पे अगर अकबर नहीं भी दिया रहता तो भी आपको यह आना चाहिए था। अकबर डाल के आपका क्वेश्चन और आसान कर दिया गया है। ठीक है, 10 साला पद्धति से संबंधित कौन है? यह है टोडरमल। कौन है? टोडरमल। और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और अकबर के अर्थ मंत्री के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तो भू राजस्व व्यवस्था का एक पद्धति है आईने 10 साला, ये इन्हीं के द्वारा निर्मित किया गया था। अच्छा, अगर टोडरमल का बात करें तो टोडरमल ने, आपको पता होना चाहिए कि अकबर से पहले अकबर के दुश्मन के यहाँ पे वो काम करते थे। अकबर के दुश्मन इन द सेंस अकबर के पिताजी के दुश्मन थे, शेर शाह। ठीक है, तो टोडरमल ने अपने जीवन का जो शुरुआत किया था वो शेर शाह सूरी के यहाँ ही नौकरी करके किया था। ठीक है, इसके बाद फिर अकबर से इनकी मुलाकात हुई। ठीक है, उसके बाद फिर अकबर अपने दरबार में अकबर ने इसको रख लिया था और फिर अकबर के लिए भी बहुत ईमानदारी से इन्होंने काम किया। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले संबंधित है किसी से? लॉर्ड मैकाले संबंधित है तो लॉर्ड मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा के उदय से संबंधित है। ठीक है, 1835 अगर आपसे पूछा जाए कि मैकाले के द्वारा जो मैकाले मिनट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये एक स्मरण पत्र था, ये जारी किया गया था मैकाले के द्वारा। कब किया गया था? तो 1835 में किया गया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यह अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन? देखो ये क्वेश्चन जो इतना लेंदी है ना, ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए होता है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बस एक ही चीज है कि स्वतंत्रता के टाइम में कौन था हमारा जो कांग्रेस है उसका अध्यक्ष। तो आपको पता है आचार्य जेवी कृपलानी। ठीक है, ये थे आजादी के टाइम में, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी ये दिया नहीं गया है,
बस आपको दे दिया गया है 1947, बस यहाँ से आपको पकड़ना था। अगर आपने पकड़ लिया तो सही है, नहीं तो फिर आप फंस के रह जाओगे। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया था? तो अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और कब? 1793 में। ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इसमें अस्थाई बंदोबस्त में क्या किया गया था? देखो इसमें आप लोगों को बहुत बार कंफ्यूजन भी रहता है। इसमें क्या किया गया था? इसमें जो जमींदार लोग थे वो लोग टैक्स वसूलते थे और सरकार को दे देते थे, और उसमें वो लोग अपने खर्च के तौर पर 1/11 भाग, जो भी टैक्स वसूलते थे उसका 1/11 भाग वो लोग खुद रख लेते थे, और 10/11 भाग वो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देते थे। कहीं कहीं ये आपको 1/11 ना मिलके क्या मिलेगा? 1/10 मिलेगा और 9/10 मिलेगा। कहीं कहीं आपको 1/9 मिलेगा और 9/8 भी मिलेगा। सॉरी 8/9, 1/9 और 8/9। ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लेकिन अगर तीनों एक साथ मिल जाए तो आप क्या करोगे? तीनों एक साथ मिल जाए तो आपका सही आंसर होगा 1/11, ठीक है। 11वां भाग में से एक भाग उनके पास रखा जाता था। देखो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग ऑप्शंस मिले हैं और किसी के ना किसी एक ऑप्शन को सही माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट आपका जो था वहां जो कंक्लूजन जो निकला था वो था कि 10 भाग दिया जाएगा सरकार को और 1 भाग रखा जाएगा उस जमींदार के पास जो टैक्स वसूलेगा। तो आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ 10 1/11 होना चाहिए, पर अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलती है, तो आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जो मैंने बताया तीनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा तो मारोगे, नहीं तो 100% आपका जो आंसर होगा वो 1/11 ही होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा। ये नवाब थे उस वक्त कहाँ के? ढाका के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है आपको, और इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। तो किसने इसका किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, और 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज का संस्थापक था? सत्यशोधक समाज, तो आसान सा क्वेश्चन है, इसके संस्थापक कौन थे? जल्दी बताओ। तो इसके संस्थापक थे ज्योतिबा फुले, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सभी जान रहे हो। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। पर थोड़ा सा अगर क्वेश्चन आया तो मैं डिटेल इसका बता देता हूँ। इसकी स्थापना कब हुई ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि किसने किया ये तो बहुत बार पूछा गया। इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1873 ईस्वी में। अगर डेट बोले तो 24 सितंबर 1873 में इसकी स्थापना हुई। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? ये जो सत्यशोधक समाज है, प्रमुख उद्देश्य क्या था? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली बीपीएससी के एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। इसका उद्देश्य था कि जो भी हिंदू अछूत है, ठीक है, अस्पृश्यता उस वक्त था, अस्पृश्यित जाति हैं, उनके शोषण और उत्पीड़न से उनको मुक्त कराना, ठीक है। और अगर बात करें इसका जो मेन एरिया था वो कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था? ये था महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में ये स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ये जो ज्योतिबा फुले हैं ये महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? इन 4 ऑप्शंस में से आपको चुनना है, प्रथम जन आंदोलन कौन सा था जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था? जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, ये था असहयोग आंदोलन, ठीक है। कौन सा था? असहयोग आंदोलन। लेकिन महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो जन आंदोलन किया था वो 1917 में किया था, चंपारण सत्याग्रह के रूप में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके ऑप्शन में नहीं है, इस कारण से हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस ने जब त्यागपत्र दे दिया उसके बाद किसको अध्यक्ष चुन लिया गया था? किस चीज का? तो कांग्रेस का। कौन चुने गए थे? ये चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद। कौन चुने गए थे? राजेंद्र प्रसाद। जब सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको पता होगा, ये पहली बार कहाँ बने थे? 1938 में, ठीक है, 1938 में हरिपुरा में, ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन जो था, ठीक है, ये भी आप याद रखना। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने थे। और 1939 में फिर से ये इलेक्शन में खड़े हुए, ठीक है। और ये था आपका त्रिपुरी,
ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन। तो त्रिपुरी अधिवेशन में भी ये फिर से दोबारा अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए और ये चुन भी लिए गए। ठीक है, तो यानी उस वक्त जो सुभाष चंद्र बोस थे वो यंगस्टर्स में बहुत फेमस थे, तो वो चुन लिए गए। लेकिन यहाँ पे मामला क्या हुआ, 1939 में गांधी जी ने अपने एक कैंडिडेट को खड़ा किया और जिसका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया ये किसका कैंडिडेट था, ध्यान से सुनना, ये गांधी जी का कैंडिडेट था, लेकिन वो हार गया। अब गांधी जी, आप बुरा तो लगेगा ही क्योंकि वो थे, गांधी जी थे। तो इस कारण से अब हुआ क्या कि दो गुट बन गया यहाँ पे, और गांधी जी का जो कैंडिडेट था पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, वो नहीं बन पाने के कारण वहां पे विरोध चालू हो गया। वो जो नहीं बना, विरोध चालू हो गया और एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया गया कि सुभाष चंद्र बोस को जबरदस्ती रिजाइन करना पड़ा था, क्योंकि वहां पे इनका कोई बात सुन ही नहीं रहा था। ठीक है, इस कारण से सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया और उसके बाद जो भी समय बचा हुआ था उसके लिए राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो वर्ष 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर चुना गया था। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर किसको चुना गया था, तो वो कौन थे, वो थे विट्ठल भाई पटेल। कौन थे, विट्ठल भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था, ये हुआ था 1935 के अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम की तहत। अगला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था, क्यों। 26 जनवरी के दिन ही संविधान को क्यों लागू किया गया। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसी को याद रखने के लिए और इसी को इम्पोर्टेंस देने के लिए 26 जनवरी को ही लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था, किसको किया था, ये किया था मेजर बारो को। किसको किया था, मेजर बारो को। ये जो संथाल थे भागलपुर क्षेत्र, बिहार के भागलपुर क्षेत्र में, ठीक है, तो भागलपुर क्षेत्र में विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह को दबाने के लिए जो भेजे गए थे वो कौन थे, वो थे मेजर बारो, और इन्हीं के नेतृत्व में सेना को भेजा गया था, लेकिन संथालों ने इनको हरा दिया। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की। कौन से वो अध्यक्ष थे, वो थे अबुल कलाम आजाद। कौन थे, अबुल कलाम आजाद, जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की। ठीक है, देखो 1940 से लेकर 46 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आजाद। ठीक है, कब से कब तक, 1940 से लेकर 1946 तक, और उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 में और जो लॉर्ड वेवेल थे 1945 में, इन दोनों से वार्ताएं की। अब शायद आपको क्लियर रहेगा अगर उनका कार्यकाल आपको पता है तो। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई। तो सांप्रदायिक अवार्ड, जिसको कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें और पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों को कितना सीट दिया गया, जल्दी बताओ कितना सीट दिया गया। ये था क्रमशः 71 व 147। कितना सीट दिया गया, 71 व 147। देखो सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी, 71 थी, जबकि पूना पैक्ट में बढ़ाकर इसको 147 कर दिया गया। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की बढ़ोतरी की गई थी। ये भी आपसे पूछा जाता है परसेंटेज, इसलिए मैं बता दिया मैंने। ठीक है, आप इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो मैंने बार बार आपको बोला हुआ है कि जितना भी दर्रा है आप क्लियर कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नाथुला दर्रा सिक्किम में, और मैंने ये भी बताया अगर आपको याद नहीं होता है तो अपना ट्रिक का एक वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा ठीक है, आज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना, आपको सारा याद हो जाएगा अगर 1 से 2 बार आप देखोगे तो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने आज डाल दिया है, आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। भारत का कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो ये हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई एक आर्टिफिशियल बंदरगाह है और रेस्ट जो भी है ये सब प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है,
तो भारत में जूट का सर्वाधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है? ये होता है पश्चिम बंगाल में, ये आप सभी को पता है, ठीक है, कि जूट का मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वह पश्चिम बंगाल में ही होता है भारत में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? चलिए देखते हैं। हल्दिया ओडिशा, हल्दिया ओडिशा में नहीं है, हल्दिया तो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में हल्दिया हो जाएगा। जामनगर महाराष्ट्र, जामनगर महाराष्ट्र में नहीं है, जामनगर गुजरात में है, ठीक है। नुमालीगढ़ गुजरात, नुमालीगढ़ गुजरात में नहीं है, नुमालीगढ़ असम में है, ठीक है। देखो ये सारे जगह हैं, इसमें कोई दूसरा विकल्प है नहीं, आपको थोड़ा सा कंसस रहना पड़ता है, आपको न्यूज़ देखना पड़ता है, जगहों का जहाँ चर्चा होता है वहाँ आपको रिमेम्बर करना होता है कि ये जगह कहाँ है, बस। इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि आप बैठ के इसको रटोगे। ये सब आपके जो बेसिक एबिलिटीज हैं, ठीक है, आप क्या देखते हो, क्या सीखते हो, पेपर में ये सारे नाम आते रहते हैं, अगर न्यूज में आते रहते हैं, अगर आप थोड़ा सा कंसस होकर देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो नुमालीगढ़ कहाँ है? यह है असम में। उसके बाद है पनानगुड़ी, ये पनानगुड़ी तमिलनाडु, ये आपका सही है, ठीक है, पनानगुड़ी तमिलनाडु में ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये कौन सा राज्य है? यह है उत्तर प्रदेश, यहाँ मैक्सिमम अनुसूचित जाति आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में दो अग्रगण्य कोयला उत्पादक कौन सा राज्य है? यानी कोयले के उत्पादन में दो जो फेमस राज्य हैं बिहार के जो आगे हैं वो कौन है? वो है झारखंड और छत्तीसगढ़, ठीक है, यहाँ पे कोयले का मैक्सिमम उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संकार या चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है? चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार आपको भारत में कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा मध्य प्रदेश में। कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश में जो जोत है वह सबसे बड़ा आकार का आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद पंजाब आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अच्छा, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखो नाथुला दर्रा, यही सुमेलित नहीं है। नाथुला दर्रा कहाँ है? अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, ये सिक्किम में है, ठीक है, और रेस्ट सब सुमेलित है। लिपुलेख ये उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल, ठीक है, ये सभी सुमेलित हैं। अच्छा, कुछ मैं नाम बता देता हूँ, आप याद रख लेना अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। ऐसे तो आप वो वीडियो एक बार देख ही लो। जैसे बुर्जिला, जोजिला, ये सब पूछा जाए, कहाँ है ये? जम्मू कश्मीर में। सिप किला, बारालाचा, रोहतांग, ये सब पूछा जाए, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। जेलेपला दर्रा अगर पूछ लिया जाए सिक्किम में है, ठीक है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। बोमडीला पूछ लिया जाए अरुणाचल प्रदेश में है। पालघाट अगर पूछ लिया जाए तो केरल में है, ठीक है। ये सारे आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश, यानी बूढ़ों का सबसे अधिक जनसंख्या जो है वह दक्षिण एशिया के किस देश में है? किस देश में है बूढ़ों की सबसे अधिक जनसंख्या? ये श्रीलंका में, ठीक है। और युवाओं की सबसे अधिक संख्या अगर पूछा जाए ये हो जाएगा भारत में, ठीक है। सिर्फ दक्षिण एशिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक युवा जो है वह भारत में ही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की लगभग 80% जनसंख्या संरक्षित नहीं है। किस चीज से संरक्षित नहीं है? ये हो जाएगा खाद्य सुरक्षा द्वारा, ठीक है। वर्ल्ड का 80% जनसंख्या ऐसा है जो खाद्य सुरक्षा के द्वारा संरक्षित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए तो कौन सी वो वायुमंडल का परत है? वो है आपका आयन मंडल। आपको मैंने पहले ही बताया हुआ था, साइंस में कभी मैंने बताया होगा, ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। ये सब जो घटनाएं घटती है, ठीक है, ये किस मंडल में घटता है? आयन मंडल में। अगला क्वेश्चन है, रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। रूर बेसिन कहाँ की प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है? कहाँ की है रूर बेसिन? तो ये है जर्मनी का। कहाँ का है? जर्मनी का रूर बेसिन प्रसिद्ध भौगोलिक आप बोल सकते हो इसको औद्योगिक क्षेत्र है। ये स्पेशली कोयला के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। पूर्वी द्वीप समूह का अगर बात करें इसमें कौन सा द्वीप है जो 3 देशों में विभाजित है? वो कौन सा है? वो है बोर्नियो द्वीप, ठीक है। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में यह स्थित एक द्वीप 3 देशों में बटा हुआ है, ठीक है। इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई, ठीक है, इन तीनों में यह विभाजित है।
अगला क्वेश्चन है, विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है। तो विश्व के 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन कहाँ होता है, ये आपको बताना है। कहाँ होता है, ये होता है चीन में। कहाँ होता है, चीन में होता है। अगला क्वेश्चन है, सन सिटी अवस्थित है। सन सिटी किस देश में अवस्थित है, ये आपको बताना है। सन सिटी, तो सन सिटी कहाँ अवस्थित है, ये अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। सन सिटी दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल, तकला मकान मरुस्थल, तो ये कहाँ अवस्थित है, ये चीन में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, चीन में। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। हिंद महासागर और लाल सागर, जल्दी बताओ। हिंद महासागर और लाल सागर, इन दोनों को कौन सी जल संधि जोड़ती है, यह है बिल्कुल सही बाब अल मंदब। ठीक है, बॉब अल मंदब। ठीक है, क्या नाम है इसका, मंदेब या मंदब, जो भी है, कहीं पे भी आपको मंदब मिलेगा। तो बॉब अल मंदब ये हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, बाकू जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है। बाकू, बाकू किस चीज के लिए खनन के लिए प्रसिद्ध है, यह खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा जगह, बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है, बाकू, बाकू खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, ये है कहाँ बाकू, अगर बात करें तो ये भूतपूर्व सोवियत संघ का पार्ट था। ठीक है, कैस्पियन एवं काला सागर के समीप ये स्थित है। ठीक है, और बाकू में सबसे गहरे तेल के कुएं भी पाए जाते हैं और सबसे लंबी पाइपलाइन भी यही है। कहाँ, बाकू में। अगला क्वेश्चन है, नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया किस आम चुनाव में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। किस आम चुनाव में ये 18 वर्ष का जो मताधिकार है, जो आपको अधिकार मिला है, ये किस आम चुनाव में पहली बार यूज हुआ था। कौन सा आम चुनाव था, जल्दी बताओ। हुआ था 1989 के आम चुनाव में। किस आम चुनाव में, 1989 के आम चुनाव में। अच्छा, आपको पता होगा कि 61वें संविधान संशोधन के तहत इसको किया गया था। ठीक है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। तो इसके बाद, अच्छा, ये कब किया गया था, क्या ये आपको पता है, ये आप सभी मुझे कमेंट में बताओ, मैंने बताया हुआ है। ठीक है, कब ये किया गया था, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन था कि कब पहली बार प्रयोग हुआ इसका 1989 में प्रयोग हुआ था, लेकिन आप सभी कमेंट में मुझे क्या बताओगे, कब ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत है। तो कौन सा वो आर्टिकल है, देखो मैंने पहले बताया हुआ है, आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में कम से कम 2 से 3 आर्टिकल आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए जो भी जनरल आर्टिकल्स है वो सब आप याद कर लो, तभी आपको दूसरा आर्टिकल भी याद रहेगा, नहीं तब आप कंफ्यूज होते रहोगे कि कौन सा आर्टिकल क्या है। ठीक है, ये देखो यहाँ जो पूछा गया है ये उतना कॉमन नहीं है, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो डिटेल से पढ़ते हैं, उनको ये याद होगा। ठीक है, तो वो कौन सा है, वो है आर्टिकल 169, जिसमें इसकी प्रावधान है कि किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद का सृजन करना हो तो वहां की विधानसभा जो है इसका बिल पास करवा सकता है। अगला क्वेश्चन है, खारदुंगला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है। खारदुंगला पर्वतीय दर्रा ये किस राज्य में स्थित है, ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित है खारदुंगला पर्वतीय दर्रा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। कौन सा वो समिति है जिसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो वो है आकलन समिति। कौन सा समिति है, आकलन समिति। इसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं और इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्राविधान होगा, प्रावधान किया गया। ठीक है, पंचायत और नगर पालिका ये हमारे संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि संविधान संशोधन कौन सा था, किस वर्ष ये हुआ। ठीक है, क्या आप सभी को पता है कि किस वर्ष हुआ, जल्दी से आंसर करो, किस वर्ष हुआ। बिल्कुल सही, ये हुआ था 1993 में। कब हुआ था, 1993 में। पंचायत जो है यह 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और नगर पालिका जो है यह 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए किस भाग में इसको जोड़ा गया, तो भाग 9 में जोड़ा गया था। किसको, पंचायत को, और 9 को में जोड़ा गया था किसको, नगर पालिका को। ये 2 चीजें और आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया। ध्यानाकर्षण सूचना के
प्रावधान ने किसके क्षेत्र को आकर्षित किया था, किसके क्षेत्र को सीमित किया था, आकर्षित नहीं सीमित किया था। कौन सा वो क्षेत्र है? वो क्षेत्र है स्थगन प्रस्ताव का। ठीक है, एक्चुअली में ये है क्या, ध्यानाकर्षण क्या है? तो देखो, ध्यानाकर्षण की संकल्पना भारत ने ही ये शुरू किया है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? सदस्य अविलंबनीय लोक महत्व के विषय का जो भी प्रश्न होता है उसको उठा सकते हैं और लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ठीक है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से मतलब आपको समझ में आ गया, ये क्या है? ध्यान आकर्षित करने वाला प्रस्ताव। इसमें लोक हित के लिए सवाल उठाया जा सकता है। ठीक है, अब है कि इसमें किसके क्षेत्र को सीमित किया गया? तो यह स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को इसने सीमित कर दिया। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? आसान सा क्वेश्चन है। उपचारों का अधिकार। ठीक है, उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में आपको मिला है, इसी को आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। आपको किस देश में इसकी व्यवस्था है उसका बात किया जा रहा है। किस देश में उसकी व्यवस्था है, जल्दी बताओ। तो आप सभी को पता है कि भारत में इसकी व्यवस्था है, लेकिन भारत और अमेरिका में दोनों जगह है, क्योंकि हम लोगों ने अमेरिका से ही कॉपी किया है। ठीक है, भारत के किस अनुच्छेद में इसको लिखा गया है, मतलब हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में? 137 में। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है यह अनुच्छेद 137 में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? प्रथम विधि अधिकारी के रूप में किसको जाना जाता है? महान्यायवादी को जाना जाता है, अनुच्छेद 76 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक कर रख सकता है? देखो, यहाँ पर दे ही दिया गया विचारार्थ, इसका मतलब क्या हुआ? विचार के लिए भेजा गया। राज्यसभा के पास अधिकार नहीं है कि वह धन विधेयक को रोक सके, धन विधेयक में कुछ संशोधन कर सके। राज्यसभा बस अगर कुछ सुझाव है तो वो दे सकती है। अब लोकसभा पे डिपेंड करता है कि उन सुझाव को माने या ना माने। कितने दिनों तक वो रख सकता है अपने पास? 14 दिनों तक। ठीक है, 14 दिनों तक अगर उसने पास नहीं किया तो ऑटोमेटिकली वो बिल पास हो जाएगा। और अगर वित्त विधेयक का बात करें तो ये इसका अनुच्छेद कौन सा है? इसका अनुच्छेद है 110। ठीक है, आर्टिकल आप अच्छे से क्लियर कर लो, बाद में मुझे गाली मत देना कि आपने सर बताया नहीं। आर्टिकल से क्वेश्चंस आएंगे और 100% आएंगे। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी का उद्गम स्थल, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। कहाँ है सोन नदी का उद्गम स्थल? इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन है, 10 लक्षण पर्व मुख्यतः किस संप्रदाय का पर्व है? 10 लक्षण पर्व, 10 लक्षण पर्व ये जैन धर्म के जो भी मानने वाले हैं, ठीक है, जैन संप्रदाय का ये एक पर्व है जिसका नाम है 10 लक्षण पर्व। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इसको हाल ही में दिया गया है। किसको दिया गया है? ये दिया गया है अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी को। ठीक है, अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी, ये केरल के हैं और इनको दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान देना, यहाँ पे ऑप्शन तो इस हिसाब से हैं कि आपको सिखाना है इस कारण से, नहीं तो एग्जाम में आप 100% गलती करोगे। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बहुत बच्चों ने 15 मार्च सोच के रखा होगा, पर यहाँ पे तो आपके ऑप्शन में 15 मार्च है ही नहीं। अब क्या देखो, 15 मार्च जो होता है वो अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है मेरे भाई, 15 मार्च नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर? यहाँ पे सही आंसर होगा 24 दिसंबर। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हैंडलूम मार्क प्रमाणित करता है, बतलाता है या करता है? हैंडलूम मार्क तो ऑब्वियस है हैंडलूम को करेगा, लेकिन ये इस क्वेश्चन का वैल्यूशन क्या था? लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि हैंडलूम आंसर होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा। ठीक है, जैसे शिल्पकार या क्राफ्ट वर्क है, इसको क्राफ्ट मार्क करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का मापदंड नहीं है? तो ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब हुआ कि एक अर्थव्यवस्था को दूसरी अर्थव्यवस्था से जोड़ना। ठीक है, इसका मेन जो पर्पस है वो है किसी भी व्यापार का विश्वव्यापीकरण।
ठीक है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में विनिवेश का कोई जो मापदंड है वो नहीं है। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्यतः संबंध है। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीपी नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, इसका संबंध किस चीज से है? इसका संबंध किस चीज से? पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से। अब तो आपका पंचवर्षीय योजना नहीं है, लेकिन पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन किसके द्वारा होता है? ये आज भी आपसे पूछा जाता है। तो ये है एनडीसी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एडा नियमन करती है, एडा रेगुलेट करती है, किस चीज को एडा रेगुलेट करती है? जल्दी बताओ, आसान सा क्वेश्चन है। एडा किसका रेगुलेशन करती है? तो एडा रेगुलेशन करती है बीमा कंपनियों का। एडा किसका रेगुलेशन करती है? बीमा कंपनियों का। अगर इसका फुल फॉर्म देखो एडा का, यहीं से आपको पता चल जाएगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट क्या होता है? अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो आपका आंसर हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनियां। अगला क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? जल्दी बताओ, गरीबी उन्मूलन का नारा ये किस में दिया गया था? ये दिया गया था पंचम पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या, तो भारत में टोटल 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण से उत्तर की ओर दिए गए बंदरगाहों को व्यवस्थित कीजिए। यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ आपको आना है और इन सारे बंदरगाहों को यानी पोर्ट्स को एडजस्ट करना है यानी सजाना है। तो जल्दी से आंसर करो। तो आपका जो सही आंसर है वो होगा सी। सबसे पहले तिरुवनंतपुरम, फिर है कोचीन, फिर है कालीकट और फिर है मंगलोर। तो ये आपका सही जो साउथ से लेकर नॉर्थ तक आएगा उसका सही ऑर्डर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? ठीक है, ठोस अपशिष्ट यानी सॉलिड वेस्ट जो है सबसे अधिक कहाँ उत्पन्न होता है? ये होता है दिल्ली में, ठीक है। और ओवरऑल पोल्यूशन का अगर बात करें तो वर्ल्ड का सबसे पॉल्यूटेड सिटी किसको घोषित किया गया है? ये किया गया है गुड़गांव को। अब वो हो गया है गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। तो ब्रिटिश राज में जो बिहार के जो भी किसान थे उनको पंचमुखी वर्गीकरण में रखा जा सकता है। किसमें? पंचमुखी वर्गीकरण के श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन का अध्यक्षता किसने किया था? ये किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, जो टेम्पररी अध्यक्ष चुने गए और फिर बाद में राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया था। और ये प्रथम अधिवेशन हुआ कब था? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन हुआ था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से गुजरता है? राष्ट्रीय जलमार्ग यानी NW नेशनल वाटरवेज का बात किया जा रहा है, बिहार से कौन सा गुजरता है? तो देखो यहाँ तो एक है लेकिन आपको सारा याद रखना है, ठीक है। अभी मैं बता दे रहा हूँ, यह है आपका नेशनल वाटर मार्ग 1, ये बिहार से गुजरता है, ठीक है। अगर नेशनल वाटरवेज का बात करें तो इंडिया में टोटल 111 नेशनल वाटरवेज है अब तक, और बिहार से गुजरने वाला कौन कौन सा है आप ये नोट डाउन कर लेना। नेशनल वाटरवेज 1, 37, ठीक है, 40, 54, 58, उसके बाद 81 और उसके बाद 94। ये सारे वाटरवेज हैं जो बिहार से गुजरते हैं, तो आपको इसको नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत किस स्थान पर पहला शक्ति गृह बनाया गया था? यानी नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत पहला पावर हाउस कहाँ बनाया गया था? ये बनाया गया था डेहरी में। कहाँ बनाया गया था? डेहरी में, जो सोन नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सिंदूर उद्योग कहाँ है? बिहार में सिंदूर उद्योग कहाँ है? यह है लखीसराय में। कहाँ है बिहार में सिंदूर उद्योग? लखीसराय में। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है? उत्तरी गंगा के मैदान में, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, यह सोमेश्वर की पहाड़ी जो बिहार और नेपाल के बाउंड्री के पास स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में सेमल वृक्ष पाए जाते हैं? तो बिहार के तराई क्षेत्र में सेमल वृक्ष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? तो बिहार का जो भी GDP है उसमें कृषि का योगदान ऑलमोस्ट 23% है, ठीक है। भले ही मैक्सिमम लोग कृषि में लगे हुए हैं पर ऑलमोस्ट 23% इसका योगदान ही है कृषि का, किस चीज में? तो GDP में।
अगला क्वेश्चन है पटना नगर निगम की स्थापना कब की गई। पटना नगर निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। कब हुई थी? 1952 में। ये पटना नगर निगम है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, पीएमसी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तभी हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है? तो ये क्या गया है? जावेद इकबाल वानी को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पूर्व क्रिकेटर मैट पुरे का निधन हुआ, वह किस देश से संबंधित थे? मैट पुरे ये किस देश से संबंधित थे? तो ये न्यूजीलैंड से संबंधित थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 को लेकर घर घर निगरानी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? घर घर निगरानी नामक मोबाइल ऐप पंजाब के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन नासा की स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो नासा की स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? ये हैं कैथी ल्यूडर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में यूटीआई म्यूचुअल फंड के नए सीईओ बने? तो यूटीआई म्यूचुअल फंड के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? ये हैं इम्तियाजुर रहमान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है? मारियाना ट्रेंच जो हमारे पृथ्वी का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, वहां तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये है कैथी सुलिवान। आप कैथी ल्यूडर से इसको कंफ्यूज मत करना, ये है कैथी सुलिवान और ये मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। एक्चुअली में ये भी एस्ट्रोनॉट ही हैं, ठीक है। ये पहले एस्ट्रोनॉट का काम करती थी और अभी इन्होंने ये नया रिकॉर्ड बनाया मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने में, यानी ये आकाश में भी गई हैं और अब पाताल में भी गई हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे बिहार खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? बिहार खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? किसको बनाया गया है? ये है पंकज त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है विश्व रक्तदाता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। रक्तदाता दिवस हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्य गाना बना है? वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्य गाना है? तो यह है ओडिशा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है ओडिशा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व गुलजार देहलवी का निधन हुआ, वह थे गुलजार देहलवी, वह कौन थे? तो वह एक शायर थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बाल मजदूरों को शिक्षित करने हेतु बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू किया है? बाल श्रमिक विद्या योजना किस राज्य ने शुरू किया है? ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 अभी हाल ही में किसने जीता है? किसने जीता है ये? तो ये जीता गया रतन लाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पंचवटी योजना शुरू की है? पंचवटी योजना अभी हाल ही में किसने शुरू किया है? तो पंचवटी योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जगन्नान चोडुगु नामक योजना शुरू किया है? जगन्नान चोडुगु नामक योजना किस राज्य ने शुरू किया है? ये क्या गया आंध्र प्रदेश के द्वारा। और ये योजना जो है इसके तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, जो भी टेलर वगैरह हैं, टेलर, बार्बर, धोबी, ठीक है, इन सबको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा सरकार की तरफ से। अगला क्वेश्चन है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हर वर्ष मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 जून को। अगला क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में कोरोना संक्रमितों के इलाज हेतु प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? तो कौन सा वो देश है? वो देश है बांग्लादेश, जिसने जो भी कोविड-19 संक्रमित लोग हैं, ठीक है, उनके इलाज हेतु प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाया है? कौन सा देश है, कौन सा राज्य है वो राज्य है कर्नाटक, जिसने 5th क्लास तक के बच्चों पर प्रतिबंध लगा दिया है ऑनलाइन क्लास के लिए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पियरे कुरुंजीजा का निधन हुआ, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वह बुरुंडी के राष्ट्रपति थे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बनेगा? बनेगा नहीं, बन गया है। ठीक है, तो मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश कौन बन गया है? यह है संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बने हैं? तो गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक कौन बने हैं? ये हैं अनिल वलूरी। ठीक है, क्या नाम है इनका? अनिल वलूरी, जो गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बने हैं। क्लियर है? तो ओके गाइस, तो आज का 100 क्वेश्चन यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।